बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या है, ठीक है आप लोग? तो कम्प्लेक्स एनालिसिस के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारे पास कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा कि कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते थे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स थे। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर कि सबसे पहले हमारे पास था कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास। दूसरा था हमारे पास इसमें आ जाता था कि हम किस तरीके से समेशन और कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को थर्ड था हमारे पास काशी-गौरसेट थ्योरम। फोर्थ है हमारे पास काशी इंटीग्रल फार्मूला। फिफ्थ है हमारे पास काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, काशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। सिक्स्थ है हमारे पास मेरोशियस थ्योरम। सेवंथ है हमारे पास लेवलिस थ्योरम। बेसिकली इसमें हमारे पास कुछ इस वजह से इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कि हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते थे कि जिसमें हम कोई भी मेथड लगाएं रियल एनालिसिस में, या हमारे पास कैलकुलस में कुछ इंटीग्रेशन इस तरीके के आ जाते थे कि उनको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम ये कुछ 4 से 5 थ्योरम्स थे उनसे रिलेटेड मीन हम उस कैलकुलस को हम कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में चेंज करते थे और कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में चेंज करके हम उनको सॉल्व करते थे। तो अब हमारे पास कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बेसिकली हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता क्या क्या है और उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते थे और क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती थी। तो अब हमारे पास था कि इसको हमेशा याद रखिएगा कि हम कर्व की सूरत में कि हमारे पास कर्व गिवन होती थी, कोई कर्व गिवन होती थी या हमारे पास कोई भी कर्व होती थी, उसको हम कहते थे कि उस कर्व के साथ हम उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे। तो पहले तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कर्व कितनी फॉर्म की होती है। तो अब हमारे पास स्मूथ कर्व कि हमारे पास सिंपल सी कर्व हो उसको हम स्मूथ कर्व के सबसे पहले कर्व क्या होती है और कर्व कितनी टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ कर्व्स। पहली थी हमारे पास स्मूथ कर्व। तो स्मूथ कर्व ये होती थी कि हमारे पास इफ z is equal to f of t be a complex valued function, if z is equal to f of t be a complex valued function, तो देन हमारे पास f प्राइम ऑफ t हम फाइंड आउट करते थे और हमारे पास f प्राइम ऑफ t इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो देन z is equal to f of t is a trace of smooth curve। कि ये हमारे पास क्या होती थी, z is equal to f of t is a smooth curve। बेसिकली z हमारे पास क्या होता है, z is a complex number, z is equal to x plus iota y। अब t पैरामीटर था कि z of t हमारे पास क्या आ जाएगा, x of t plus iota y of t। तो हमारे पास दो वेरिएबल फंक्शन आ गए थे विद पैरामीट्रिक इक्वेशन थी t के साथ। तो हम इसको सॉल्व करते थे। पैरामीटर कोई भी हो सकता है, t हो सकता है, हमारे पास थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है। पैरामीटर हम नहीं क्या करते थे कि पैरामीटर हमारे पास क्या टर्म्स होती है
तो इसी को हम कहते थे कि ये हमारे पास स्मूथ कर्व है। अब पीस वाइज स्मूथ कर्व कि जो कर्व इस फॉर्म में आ जाए। अब एक से ज्यादा हमारे पास कर्व आ जाए तो उसको हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास इधर से लेकर इधर तक हमारे पास क्या आ जाए C1, अब इधर से लेकर इधर तक C2, इधर से लेकर इधर तक हमारे पास क्या आ गई थी C3। तो इनको हम क्या कहते थे कि these are known as piecewise smooth curve। बेसिकली सिंपल स्मूथ कर्व ये हमारे पास सिंगल स्मूथ कर्व थी, ये भी हमारे पास सिंपल स्मूथ कर्व है। तो इसको हम कहते थे कि ये हमारे पास कौन सी कर्व थी, दिस इज नाउन एज piecewise smooth curve। तो अब हमारे पास क्या था कि क्लोज्ड कर्व, कि हमारे पास कोई भी कर्व इस फॉर्म में आ जाए कि जिसका हमारे पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपस में मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज नाउन एज क्लोज्ड कर्व। जिसको हम कहते थे कि ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व कौन सी होती थी कि d is equal to f of t, d is equal to f of t where t किसके दरमियान है, a और b के दरमियान है। तो अब हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास d is equal to f of t और t हमारे पास a और b के दरमियान है, तो हमारे पास f of a is equal to f of b आ जाए। मीन इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट आ जाए, तो उसको हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास कौन सी कर्व है, दिस इज नाउन एज क्लोज्ड कर्व। तो ओपन कर्व हमारे पास कौन सी कर्व हो जाती थी कि जो हमारे पास ओपन होती थी, कोई भी कर्व हमारे पास ओपन हो जाए, मीन फॉर एग्जांपल के पैराबोला इज एन ओपन कर्व, कि जो हमारे पास क्लोज ना हो उसको हम ओपन कर्व बोलते थे। तो अब हमारे पास क्या था कि जॉर्डन कर्व, सिंपल कर्व हमारे पास, हमने इसी तरीके से जॉर्डन कर्व व्हिच इज सिंपल एज वेल एज क्लोज्ड इज कॉल्ड जॉर्डन कर्व्स, कि हमारे पास सिंपल भी हो और हमारे पास क्लोज्ड भी हो, उसको हम क्या बोलते थे कि उसको हम जॉर्डन कर्व भी बोलते होते थे। नेक्स्ट हमारे पास कि हाउ वी कैन इनवर्स ऑफ अ कर्व। तो अब हमारे पास क्या आ जाए कि हमारे पास कोई भी टर्म आ जाए, तो अब बेसिकली हम किस तरीके से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते होते थे, और उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक आध एग्जांपल करेंगे कि हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती थी और उससे रिलेटेड हम किस तरीके से एग्जांपल को सॉल्व करते थे। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन एज अ समेशन कि जो तरीके से हमारे पास थे, integration as a summation। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता कि हम कहते थे कि सपोज C इज अ स्मूथ कर्व, कि हमारे पास एक कर्व है। बेसिकली हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास कर्व के ऊपर बयान करेंगे कि कर्व को हम एरिया अंडर द कर्व भी इंटीग्रेशन होता था ना। तो अब हमारे पास क्या था कि सपोज C इज अ स्मूथ कर्व, C इज अ एक हमारे पास स्मूथ कर्व है, और हम क्या करते थे कि डिवाइड C इनटू सब आर्क्स। डिवाइड, पहली बात कि हम क्या करेंगे, डिवाइड C उस कर्व को इनटू n सब आर्क्स। आर्क कहते हैं कि उसको कट लगा दें कि किस तरीके से कि हमारे पास ये एक कर्व थी, अब इधर से इसको हमने क्या कहा कि इसको n सब आर्क में हमने क्या कर दिया, कट लगा दिया था कि हमारे पास क्या था कि these are the points कि हमारे पास Z1 Z2 Z3 Z4 अप टू Zn तक हम जा रहे थे, और जो हमने आर्क लगाई थी वो हमारे पास कौन सी, Z1 स्टेरिक, Z2 स्टेरिक अप टू इधर हमारे पास एक केस ZK था। तो अब ZK स्टेरिक की जगह हमने क्या कर दिया था कि हमारे पास क्या था कि अब हमारे पास हम क्या करते थे कि हम कंसीडर कि टोटल जो कर्व थी हमारे पास समेशन K इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ ZK स्टेरिक इनटू डेल ZK की फॉर्म में हम लिख सकते थे।
कि ईच पॉइंट पर हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब डेल जी के बेसिकली क्या है, इज नाउन एज लेंथ ऑफ कर्व। ये हमारे पास क्या थी, लेंथ ऑफ अ कर्व थी। तो अब हम कहते थे कि डेल जी के इज द लेंथ ऑफ द कर्व, कि अगर ये चीज इधर से लेकर इधर तक अगर एग्जिस्ट करती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ z के स्टेरिक डेल z के इज कॉल्ड, इसको हम बोलते थे कि ये हमारे पास उसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है। और उसको हम क्या बोलते थे कि इफ दिस लिमिट इज रिगार्डेड, कि उस कर्व के साथ f ऑफ z dz, ये था हमारे पास बेसिकली इंटीग्रेशन एज अ समेशन, या हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते थे कि ये हमारे पास किसके इक्वल था, दीज आर द इक्वल। तो अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं कि एक आध एग्जांपल कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। मैं एक आध एग्जांपल करूंगा, तो उसके साथ ही हम आगे जाएंगे फर्स्ट थ्योरम के साथ, जो कि हमारे पास कौन सा थ्योरम था, उसको हम बोलते थे कि वो हमारे पास थ्योरम था काशी गॉर्सेट थ्योरम। तो अब कहते हैं कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन है, उसको एवेलुएट करना है, और हमारे पास कर्व भी गिवन है। एवेलुएट, किसको एवेलुएट करना है, 0 से 1 प्लस आयोटा जी स्क्वायर dz along, किस के along o a, किस की o a b o b o a b and along o a b o। इनके अलावा हमने ये कार फाइंड आउट करनी है वेयर इनकी वैल्यूज ये बनती कि o क्या है, हमारे पास ओरिजिन है, a हमारे पास पॉइंट कौन से है कि 1 0, और b पॉइंट कौन से है हमारे पास 1 into 1। तो ये तो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो बेसिकली अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। मैं कुछ एक दो पार्ट्स करूंगा इन सब से रिलेटेड। तो अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना था, अलॉन्ग ओ ए, अलॉन्ग ओ ए हमने फाइंड आउट करना था। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज थी, उसके लिए हमारे पास जो सबसे पहले टर्म्स थी कि हमारे पास ओ से ए तक का डिस्टेंस, कि जब हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लिखते थे कि ये हमारे पास रियल एक्सिस, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस, तो ओ से लेकर ए तक। तो अब हमारे पास ये कौन कौन सा पॉइंट था, इसको हम बोलते थे कि 0 0, और ये हमारे पास ए था, कौन सा पॉइंट था 1 0, एक्सिस पर 1 0 था। तो अब ये हमारे पास कर्व थी जो कि हमारे पास स्मूथ कर्व जा रही थी, जिसको मैंने एरो से डिनोट कर दिया। तो बेसिकली हमने ये चीज फाइंड आउट करनी थी, हमें z की वैल्यू चाहिए और dz की वैल्यू चाहिए। तो z किसके इक्वल होता है, मैंने अभी कहा था कि z हमारे पास क्या होता है कि z इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता था ना, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो अब हमारे पास हमने बेसिकली जब भी हमने इसको सॉल्व करना है तो z ऑफ t dz मीन इसको कन्वर्ट करना है, किसी पैरामीटर के साथ हमने कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास क्या था कि अब हमने सबसे पहले क्या करना था कि इसको सॉल्व करना था, कि मैंने अभी कहा था कि z किसकी इक्वल होता है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो z ऑफ t हमारे पास क्या आ जाएगा, x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t। अब हमें x और y की वैल्यूज चाहिए। अब हमें सामने नजर आ रहा है कि ये हमारे पास x की वैल्यूज किधर से लेकर किधर तक मूव कर रहा है, एक्सिस हमारे पास 0 to 1 तक मूव कर रहा है, और अलोंग x एक्सिस, अलोंग रियल एक्सिस इमेजिनरी y क्या हो जाता है, y 0 हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते थे कि z ऑफ t which is equal to
सॉरी x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, क्योंकि ये हमारे पास पैरामीटर मूव कर रहा था, तो x किसके इक्वल था, t के इक्वल था, क्योंकि x किसके इक्वल था, t के इक्वल था। तो अब हमारे पास y क्या था, y x 0 हो जाएगी, तो y ऑफ t भी हमारे पास क्या हो जाएगा, y ऑफ t भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y हमारे पास x किसके इक्वल आ गया था, t के इक्वल आ गया था, तो z हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, t प्लस आयोटा इंटू 0। इस बात को गौर से समझिएगा कि जब भी हम बात करते थे तो हम किसी वेरिएबल के पैरामीटर के साथ हम उसको सॉल्व करते थे। g क्या है, g इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है। तो अब हम इसको लिखते थे x ऑफ t और y ऑफ t। अब x हमारे पास क्या था, x उसने गिवन किया हुआ था कि x हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास क्या है, एक कर्व है। कर्व कौन सी थी, t के साथ जो स्मूथ कर्व थी, उसको हमने क्या कर दिया था, x इज इक्वल टू t। अब y क्यों 0 कहा था कि x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, तो y हमारे पास क्या आ गया था, 0 आ गया था। तो x z की वैल्यू क्या आ गई थी, t आ गई थी, तो dz हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यूज हमने इसमें पुट आउट करनी थी कि अलोंग 0 से 1 प्लस आयोटा एज इट इज हमारे पास मूव कर रहा था। तो अब हमारे पास क्या था कि इस लिमिट को भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास, मैंने अभी कहा जब आप लोगों ने कैलकुलस में वैल्यूज पढ़ी थी कि हमारे पास दो पॉइंट्स 0 और 0 और दूसरा हमारे पास क्या था 1 से 0, तो जिसमें चेंज आ रही है, इस दोनों में चेंज आ रही है, तो हम कोई भी ले सकते थे दोनों में से, 0 1 0 0 भी ले सकते थे। 0 0 तो हम ले नहीं सकते थे कि जिसमें चेंज आ रही थी। चेंज किस में आ रही है, इस और इसमें चेंज आ रही है, तो वो वाला पॉइंट हम लेते थे 0 से 1। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या बनी थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू t, z का स्क्वायर, dz हमारे पास किसके इक्वल आया था, dt के इक्वल आया था। तो हम इसको लिख सकते थे कि 0 से 1 t को जब हम इंटीग्रेट करते थे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t क्यूब बाय 3, 0 से 1 विद रिस्पेक्ट टू t हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया था। तो अब हम इसको लिख सकते थे कि 1 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3 तो विच इज इक्वल टू 1 बाय 3। ये हमारे पास क्या आ गया था, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन अलोंग OA। सिर्फ मैंने अलोंग किसके, OA के साथ हमने किया था। एक दफा इसको देख लें, फिर हम आगे जाते हैं कि अलोंग ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फंक्शन है ये चेंज होता रहेगा, और हम इसकी नोयत को देखकर इस फंक्शन को लिखेंगे, कि इसकी नोयत को देखकर हम इस फंक्शन को लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास